हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 3 है, यानी कि आज हम रूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रूल नंबर 3 कौन सा है। जी, आज के इस सेशन में यानी कि रूल नंबर 3 में हम दिस वर्सेस इट को पढ़ेंगे। मैं आपको साफ बताना चाहूँगा कि मैं इस सेशन में आपको ना दिस पढ़ाने जा रहा हूँ और ना ही मैं इट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं दिस वर्सेस इट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं दिस और इट के बारे में सिर्फ उतना ही बताऊँगा जिससे दिस वर्सेस इट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। कई बार पेपर में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर दिस लगा होता है और उसे चेंज करके इट करना होता है, या इट गिवन होता है और वो रॉन्ग होता है, उसे सही करके दिस करना होता है। तो मैं सेशन को छोटा ही रखूँगा, कंसाइज ही रखूँगा, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है मुझे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहली बात, दिस के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। दिस नेचर से डेमॉन्स्ट्रेटिव है। डेमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जो इशारा करके बताए, रिफ़र करे, संकेत करे। तो दिस एक डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, साथ ही साथ डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है। दिस अगर सिर्फ अकेले है तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकता है, और अगर दिस किसी नाउन के पहले है तब ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक, दिस क्या है? एक डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस का यूज़ करते समय हम ध्यान रखते हैं कि व्यक्ति, वस्तु या फिर जिस भी विषय की बात हो रही हो, वो पर्सन, वो आइटम या फिर वो इंसिडेंट बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने, तभी आप इशारा कर सकोगे। जैसे आप बैठे हुए हों और आपके बगल में कोई चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए वो एक वॉच है, तो आप उसकी ओर इशारा करके बोले ये वॉच, दिस वॉच। या पानी की बॉटल रखी है तो आप कहें ये वाली बॉटल, दिस बॉटल, इस तरीके से। तो दिस इज़ माई कार। आप किसी दूसरे बंदे से कह रहे हैं ये कार तुमको दिख रही है, ये जो सामने कार है ये मेरी कार है, तो आप ना कार के पास में हैं और कार की तरफ फिंगर से पॉइंट करके इशारा कर रहे हैं दैट दिस इज माई कार। ये दिस क्या है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये अकेले है। दिस बुक, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आप एक बुक पढ़ रहे हो, तो किसी ने पूछा विच बुक आर यू रीडिंग, तो आपने बुक का नाम लिया। फिर किसी ने कहा हु रिकमेंडेड यू दिस बुक, किसने तुम्हें इस बुक का रिकमेंडेशन दिया। जब वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि किसने कहा ये बुक पढ़ने को, तो वो उस बुक को हाथ में पकड़े हुए है या सामने वो बुक है तो उसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है। तो आप भी जवाब में दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये किताब मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड करी थी। दिस बुक वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय माई सीनियर्स। बुक सामने है बिल्कुल। ठीक, अब देखिए, आई एम गोइंग टू सेल दिस वॉच, मैं जा रहा ये घड़ी बेचने। आपने घड़ी हाथ में पहन रखी या पकड़ रखी, आप कह रहे हैं भाई मैं अब इस घड़ी को और नहीं पहनूंगा, मैं ये घड़ी अब बेचने जा रहा हूँ। घड़ी सामने ही है आपके। वॉच देखिए नाउन हो गया जो आपके सामने है, जिसकी वजह से दिस डेमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। अब चूंकि नाउन के पहले है इसलिए प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। तो दिस जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की बात हो तो सामने सामने। इत्तेफाक से इन तीनों सेंटेंसेस में पर वस्तु ही लिखी है, आप पर्सन की बात भी कर सकते हैं। जैसे दिस मैन हिट मी यस्टरडे, इसी आदमी ने कल मुझे हिट किया था। दिस मैन हिट मी यस्टरडे, आदमी सामने आ गया, दिस मैन हिट मी। ये देखिए मैन एक पर्सन हो गया, नाउन हो गया। व्यक्ति चूंकि सामने है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं तो डेमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। नाउन के पहले दिस है तो एडजेक्टिव भी हो गया। ये था दिस। नाउ लेट्स कम टू इट। इट क्या है? इट एक पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, वैसे इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। इट की हिंदी ये होती है, इट की हिंदी ये होती, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु सामने नहीं होता है। एक तरीके से समझ रहे हैं? जैसे आप कहें इट इज 5 o'clock, 5 बजा है, तो इसमें क्या कुछ सामने है? बताइए, सामने होता तो आप कहते कि ये घड़ी ठीक से काम नहीं करती, दिस वॉच डज नॉट वर्क फाइन, दिस वॉच, ऐसे होता।
आप तो कह रहे हैं कि 5 बजा है, इट इज़ 5 o'clock। देखो कैसे शुरू करोगे अगर आप इट नहीं लेके आओगे, दिस ला नहीं सकते क्योंकि कुछ आपके सामने नहीं है, दिस कैसे ले आओगे, तो कैसे स्टार्ट करोगे। तो इट बेसिकली एक सोल्यूशन है जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सेंटेंस कैसे स्टार्ट होना चाहिए, राइट। अब देखिए ये, इट इज़ ईजी टू लर्न एनी लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश, बड़ा ही सरल है किसी भी लैंग्वेज को सीखना, खास तौर पे इंग्लिश को। आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे कि ये बंदा तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि ये सरल है, ये सरल है, किसी भी भाषा को सीखना सरल है। सर कैसे शुरू करते अगर इट ना लगाते, दिस नहीं लगा सकते, दिस में क्या ईजी कोई वस्तु है जो सामने है, नहीं, तो दिस इज ईजी तो होना नहीं चाहिए, कुछ सामने है नहीं, तो इट इज ईजी बोल दिया। इट इज रॉन्ग टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसके रंग, रूप, पहनावे, कद काठी और हैसियत से जज करना, खासतौर पे पैसों की हैसियत से जज करना, तो बाहरी बनावट से जज करना तो गलत है। ये किसी व्यक्ति को ऐसे जज करना गलत है। इट इज़ रॉन्ग टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। कहाँ पे कोई बुक है आपके सामने, कहाँ पे कोई कवर है, कुछ है, ये गलत है, ये गलत है। ये में कोई चीज़ सामने हो तो बताइए, दिस लगा देंगे, नहीं है तो इट लगाइए। लास्ट सेंटेंस, इट इज़ आई हु हैव मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। कभी कभी आप थोड़ा सा स्टेटमेंट पे एम्फोसाइज करते हो, जोर देते हो, कुछ सामने नहीं होता, बस आप एम्फोसाइज करते हो। जैसे ये जो सेंटेंस है एक नॉर्मल सेंटेंस है, आई हैव मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसमें देखिए दिस आया है सर, क्यों, क्योंकि पेंटिंग आपके सामने है। कोई कह रहा अरे बाप रे कितनी शानदार है ये पेंटिंग, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज। कहा जरा कौन बनाया है, हु हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। पेंटिंग सामने है तो दिस लगाया गया। आपने कहा मैं बनाया हूं, इट इज आई हु हैव मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैंने बनाई है ये पेंटिंग, इट इज आई हु हैव मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, जोर देने के लिए। ओरिजिनल सेंटेंस ये था आई हैव मेड, एम्फसाइज किया तो इट हो गया। अब देखिए 2 सेंटेंसेस मैंने और रखे हैं, अभी इसके बाद वाली स्लाइड बहुत काम की होगी। अभी तो मैं दिस और इट को अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं ना ये देखिए पढ़ाऊंगा, दिस वर्सेस इट, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पर एकदम से वहाँ नहीं पहुँच सकते ना, पहले तो एक माहौल बनाना पड़ेगा ना। दिस एंड इट इन वन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दिस होगा, उसी में इट होगा। पासिंग थ्रू दिस फॉरेस्ट सीम्स इम्पॉसिबल, इस जंगल से गुजरना असंभव लगता है। सर आप जंगल के अंदर हैं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं इस जंगल से, ये जो हमारे इर्द गिर्द है ना, आसपास जो ये जो जंगल दिख रहा है, इस जंगल के उस पार जाना बहुत मुश्किल है। तो जंगल है आपके पास में, आपके सामने, आपके आसपास जंगल है। फॉरेस्ट नाउन, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इम्पॉसिबल लगता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा ये जंगल वो जंगल, एज इट इज़ टू डेंस ऐसे बोल देंगे। यहाँ पे आपने ये फॉरेस्ट ऐसे बोला क्योंकि ये बहुत घना है, एज इट इज टू डेंस। दिस मूवी वॉज रिलीज बाई, एक मूवी का नाम लिया आपने, हाँ याद आ गया, ये मूवी। सर देखिए आप जरूरी नहीं कि कोई चीज़ बिल्कुल सामने हो, तभी भी आप कुछ रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ याद आया, याद है ये बात, हाँ, रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ये सवाल याद है तुमको, मैंने परसों कराया था, रिमेंबर दिस क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं। तो ये मूवी रिलीज हुई थी मार्च 2018 में, और हम सब साथ मिलके इसको देखने गए थे, एंड वी वेंट टुगेदर टू वॉच इट। यहाँ पर आपने दिस मूवी बोला और यहाँ पर वॉच इट बोला, और हम सब साथ मिलके गए थे इसको देखना। अब यहाँ वॉच दिस मत कर दीजिएगा, एंड वी वेंट टुगेदर टू वॉच इट। अब इसको देखिए, 4 सेंटेंसेस हैं, बस इनको समझ लीजिए, फिर सेशन ओवर हो जाएगा। क्या लगाना है, दिस या इट, यही तय करना है। दिस इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज मतलब फैसिलिटीज, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, टू पीपल। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी। सर जब आप ये बोल रहे हैं तो इस ये में कोई सामने है क्या, इस ये में कोई सामने है क्या, बोलिए।
नहीं ना, तो फिर इट लगाइए। इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सेकेंड सेंटेंस को देखिए, वी हैव नॉट टेकन द वार्डन्स परमिशन बिफोर लिविंग द हॉस्टल। हॉस्टल छोड़ने से पहले हमने वार्डन की परमिशन नहीं ली थी, याद है तुमको? हॉस्टल छोड़ने से पहले हम बाहर आ गए हैं, और बाहर आने से पहले, हॉस्टल को छोड़ने से पहले हमने वार्डन की परमिशन नहीं ली थी। एंड वी मे हैव टू पे डियरली, और हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। डियरली मतलब पे डियरली, मतलब कर्ज चुकाना, खामियाजा भुगतना, और हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फॉर दिस, फॉर इट, फॉर दिस होगा इन सब के लिए। सर जिस घटना का आपने जिक्र किया है यहाँ पर कि हमने वार्डन की परमिशन नहीं ली है, इसी के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, इसी का भुगतान करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कर्ज उतारना होगा, इसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दिस लगाएंगे, वी मे हैव टू पे हेविली फॉर दिस, इसके लिए हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपॉन रिटर्निंग, वापस लौटने पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर ये जो देश आया, ये इसी इंसिडेंट के लिए आया कि हमने हॉस्टल छोड़ने से पहले परमिशन नहीं ली थी, और इसके लिए, इसी चीज़ के लिए जिसकी बात अभी अभी हमने करी, और इसके लिए, एंड फॉर दिस ऐसे बोलते हैं, फॉर दिस, इसके लिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जैसे कहा जाए कि तुमने अपने सीनियर से तेज आवाज में बात करी है, you have retorted to your senior, you have retorted, प्रत्युत्तर दिया है तुमने अपने सीनियर को, you have retorted to your senior, and for this, और इसके लिए वो तुम्हें सस्पेंड कर सकता है, and for this he can suspend you, जानते हो? और इसके लिए वो तुम्हें सस्पेंड भी कर सकते। यू हैव रिटॉर्टेड टू योर सीनियर, एंड फॉर दिस, और इसके लिए। सर ये दिस किसकी बात कर रही? यही पूरा घटनाक्रम कि तुमने अपने सीनियर से बदसलूकी की है, बदतमीजी से बात की है, और इसी के लिए, एंड फॉर दिस, और इसके लिए तुम्हें जो है सस्पेंड किया जा सकता है। तो जब उसी से रिलेट कर रहे हैं तो आप दिस लगाइए। अब देखिए, यू ऑफन डिसरिगार्ड्स हिज एडवाइस, आप अक्सर उसकी सुझाव जो है, आप अक्सर उसकी जो एडवाइस है आप नहीं मानते हो। यू ऑफन डिसरिगार्ड्स हिज एडवाइस, आप अक्सर उसकी एडवाइस नहीं मांगते हो, और ये बात उसको बहुत परेशान करती है। दिस मेक्स हिम क्वाइट एंग्री, और ये बात उसको काफ़ी गुस्सा भी दिलाती है। आप अक्सर उसकी एडवाइस नहीं मानते, एंड दिस मेक्स हिम क्वाइट एंग्री। आप समझ रहे हैं ना? इसी घटनाक्रम से रिलेट कर रहे हैं आप। इसके लिए क्या लगाना चाहिए आपको? दिस लगाना चाहिए। यू ऑफन डिसरिगार्ड्स हिज एडवाइस, आप अक्सर उसकी एडवाइस नहीं मानते, एंड ये बात उसको बहुत परेशान करती। उसी से रिलेट कर रहे हैं। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा सर समझाने में, कई बार एक सेंटेंस को रीड कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। यही तो खास बात है जो आपको नहीं आती, वरना इट इज़ 5 o'clock पढ़ने के लिए थोड़ी ना आप यहाँ आए हैं, एंड दिस इज़ अ बुक पढ़ने के लिए नहीं आप इस सेशन को देख रहे थे। विद बांग्लादेश बिकमिंग अनदर हब ऑफ टेरर, बांग्लादेश आतंक का एक नया पर्याय, नया अड्डा बन रहा है। हब मतलब अड्डा बन रहा है। बांग्लादेश आतंकवाद का एक नया अड्डा बन रहा है। इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है, इम्परेटिव मतलब नेसेसरी, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया और ज़्यादा अलर्ट रहे। इसमें सर किसी से कुछ रिलेट नहीं करें, किसी कहानी का जिक्र नहीं किया, कोई चीज़ सामने नहीं है। बांग्लादेश आतंक का एक नया अड्डा बन रहा है, इसलिए ज़रूरी होता। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्परेटिव, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्परेटिव फॉर इंडिया, इट इज़ इम्परेटिव फॉर इंडिया। समझ रहे हैं? विद बांग्लादेश बिकमिंग अनदर हब ऑफ टेरर, इट इज़ इम्परेटिव फॉर इंडिया, ये भारत के लिए ज़रूरी। ये के भीतर क्या है बताइए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। और इसमें ये वाले ऊपर वाले सेंटेंस में आप अक्सर उसकी बात नहीं मानते, और ये उसको बड़ा परेशान, ये क्या? उसकी बात ना मानना। ठीक, हाँ। तो यहाँ पर दिस लगा, यहाँ पे दिस लगा, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या लगाया गया? इट लगाया गया। इसी के साथ सेशन ओवर हो जाता है। ओवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि
अगर आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से, अगर आपने इंग्लिश को पढ़ रखा है किसी भी टीचर से, सब कुछ तैयार है आपका, अब आपको मिसलिनियस प्रैक्टिस करनी है, तो मेरा एक ST बैच है, प्रैक्टिस बैच है ऑनलाइन, जिसमें 100 मार्क्स हैं और इस बैच की जो फ़ी है वो सिर्फ 999 है। हर मार्क में 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चंस हैं, राइट। इसके बहुत सारे डेमो वीडियोस भी पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन पे ये बैच है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके काम का है, आप इसे बाई कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो मुझसे, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, आज के सेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप इस नंबर पे अपने डाउट को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।